सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 10 बजे वाले कार्यक्रम में। आज हम कश्मीर फाइल्स पर ही चर्चा करने वाले हैं और आशा है कि सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि अभी उनका मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया है और उनका कहना है कि वो किसी लाइव शो में बैठे हैं अभी तो या तो भूल गए हैं और या किसी लाइव शो में बैठे थे वहाँ पर टाइम ओवरशूट कर गया है। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या मैसेज आता है उनका, लेकिन तब तक हम अपनी जो बातचीत है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें कहा है कि क्योंकि हम सभी को द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करना चाहिए और अगर तो उन्होंने एक उसका सुझाव दिया है कि 10 टिकट्स वो स्पॉन्सर करने वाले हैं कि जो भी गेस्ट से प्रश्न पूछेगा तो गेस्ट उनमें से चूज कर लेंगे कि जिसका प्रश्न सर्वश्रेष्ठ लगेगा उसे 2 टिकट्स हमारे वो जो दर्शक हैं वो उनको स्पॉन्सर करने वाले हैं। तो जी, चलिए तो हम अभी सुशील जी का मैसेज आया कि वो आ रहे हैं, तो तब तक हम अपनी चर्चा को थोड़ा-सा आगे बढ़ा सकते हैं। तब तक आप सभी से निवेदन है कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें इसमें। जी, तो जब तक सुशील जी जुड़ते हैं अपनी बातचीत हम आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हैं नई-नई जो हुई हैं। अच्छा, पंकज स्वामी सर आप अपना रिव्यू दो मूवी के लिए। जी हाँ, मूवी के लिए जो मेरा रिव्यू है मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूँगा, मैं मूवी के बारे में कंटेंट के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरा अपना रिव्यू ये है कि बहुत, बहुत बढ़िया काम किया विवेक अग्निहोत्री जी ने। वो कहते हैं ना कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, तो किसी ने भी किया, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और हर व्यक्ति को ये फ़िल्म देखनी चाहिए और मेरा ये प्रयास है कि जितने मेरे जानकार हैं वो सब के सब देखें और जो जिन बच्चों को मैं जानता हूँ जो बहुत संपन्न परिवार से नहीं है, उन्हें मैं स्पॉन्सर भी कर रहा हूँ कि वो जाकर इस फ़िल्म को अवश्य देखें। और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इस फ़िल्म में जो वॉयलेंस है, वो दिखाई गई है, थोड़ी अधिक दिखाई गई है। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें जो वॉयलेंस है, वो वास्तविकता से बहुत कम दिखाई गई है और शायद शायद ठीक भी है क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने जब इसे बनाया होगा, तो उन्हें पता नहीं होगा कि इसका कैसा रिस्पॉन्स आएगा और दूसरी चीज़ कि इतना बड़ा नरसंहार जिसके बीच अब लोग क्या सोचते हैं कि 1989 में ही या 1990 में एक दिन से उठ के हो गया, लेकिन इसके बीज उससे बहुत पहले बोए गए थे और आज तक वो नृशंसता चल रही है। हालाँकि अभी कहने को आर्टिकल 370 वहाँ से हटा दिया गया है, 35A हटा दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है 370, लेकिन अम, फिर भी आप देखें कि अभी भी वॉयलेंस चल रही है वहाँ पे, अभी भी लोगों को मारा जा रहा है। तो इतने लंबे स्पैन में जो नरसंहार किया गया था, उसे 3 घंटे की फ़िल्म में समेटना, उसके हर एस्पेक्ट को समेटना संभव नहीं था। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो जिन कंस्ट्रेंट्स में काम किया गया है, बहुत सुंदर फ़िल्म बनाई है। सुंदर शब्द शायद यहाँ पे सूटेबल नहीं है क्योंकि हम पीड़ा की बात करें और पीड़ा कभी सुंदर नहीं होती, तो मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बहुत अ, उचित फ़िल्म बनाई है। मृगेंद्र जी, शंकर शरण जी आजकल दिखाई नहीं दे रहे। जी, उन्हें क्योंकि वो सरकारी पद पर हैं, तो उन्हें उनके जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर आने से रोक लगा दी है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। दुःख की बात है, लेकिन ये वास्तविकता है, इसलिए नहीं आ पा रहे वो।
लॉर्ड दज्जाल, सपोर्ट द कश्मीर फाइल, गॉड ऑफ केओस। गुरुजी मैंने तो 3 बार देख भी लिया और मेरे पास पायरेटेड मूवी भी है। जो पायरेटेड मूवी है उसको तो आग लगा दो, छुपा दो, किसी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि होना ये चाहिए कि विवेक अग्निहोत्री जी को या जो भी लोग इससे जुड़े हैं, उन्हें इसका अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उसका उनको पारितोषिक, पुरस्कार सब मिलना चाहिए उन्हें। म्लेच्छ विनाशक आदित्य सर, यूपी में होली के दौरान 300 जिहादी ने 200 हिंदू पे चाकू से अटैक किया। और जो हिंदू, हाँ जी हाँ, ठीक बात है आपकी, देखा है मैंने। और दुख की बात कहूं, क्योंकि अब तो ये रूटीन बनता जा रहा है, इसलिए हमें बस सीखने की आवश्यकता है इन चीज़ों से कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और ऐसे राक्षसों को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है, वो देखने की आवश्यकता है। रूपल खत्री, नीरज जी ये फिल्म देख के हिंदू कुछ सीखेगा? सीखेगा जी, डेफिनेटली सीखेगा। और बहुत सारे जो पहले सेक्युलर थे या झंडू थे, वो इसे देख के हिंदू भी बनेंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये जो ऑडियो वीडियो मीडियम है, मूवी मीडियम है, जो माध्यम है, ये बहुत शक्तिशाली माध्यम होता है। और ये पहली बार है कि हम इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं। जब हम धर्म की रक्षा की बात करते हैं तो पहली बार उसका उपयोग हो रहा है सार्थक रूप से। और बहुत पावरफुल मीडियम है, इसका प्रभाव डेफिनेटली होगा। टीआरटी चैनल वाले इसे एंटी मुस्लिम बता रहे हैं। मुझे नहीं पता टीआरटी कौन है जी, तो आप या तो बताएं कौन है, और जो इसे एंटी मुस्लिम बता रहा है वो तो बोलेंगे, उनके पेट में तो दर्द उठेगी, क्योंकि आज तक उन्हें किसी ने सच नहीं दिखाया था, तो ये मूवी सच दिखाने का काम कर रही है उनको। चौहान सिंह, नीरज, आज मेरा परिवार के 7 लोग देखने गए 40 किलोमीटर दूर, मैं पिछले सप्ताह देख आया था। हाँ, ये हम शायद हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं, और इस मूवी ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, और बहुत आगे चेंजेस से आएंगे। इस पे दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास कर लीजिए। प्रशांत शर्मा, इस्लाम में आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद ही इस्लाम है। हम्म, अच्छा जी, ये आपके विचार होंगे, क्योंकि आपने शायद सुना नहीं, गांधी जी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ऑल रिलीजन्स आर सेम। प्रशांत जी आपने ये सारी चीजें सुनी नहीं, तो आप, मुझे लगता है, वोक नहीं हुए हैं पूरी तरह से। पंकज स्वामी, सर गुजरात स्कूल विल टीच भगवत गीता, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? बहुत अच्छी बात है जी, पढ़ानी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि कुरान भी पढ़ानी चाहिए। और जो हमारे नबी पाक अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार मदीना, रहमत लिल आलमीन, कुछ लोग उनको जहमत लिल आलमीन बोल देते हैं, और कुछ लोग उनको रहमतुल ज़ालिमीन बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है। कि उनकी जो बायोग्राफी है वो स्कूल कॉलेजेस में ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए। कई बार आप सुनेंगे टीवी डिबेट्स में आता है कि यार भगवत गीता क्यों पढ़ा रहे हो, जो सेक्युलर कीड़े होते हैं। तो उत्तर यह है कि कुरान भी पढ़ाई जाए इन लोगों को, सब लोगों को कुरान पढ़ाई जाए, सब लोगों को बाइबल पढ़ाई जाए। और जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था उसका, जी पंडित जी का फोन आ रहा है, जरा सुनने से।
जी, वो सुशील पंडित जी का फ़ोन था, उन्हें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जुड़ने में, तो वो ट्राई कर रहे हैं जुड़ने की। अ, देखते हैं, अल्लाह का अज़ाब तो नहीं आ गया कहीं? Amit, sir, Navbaudd have so much hate for Brahmins that they justify the Kashmiri Pandit exodus genocide. जी हाँ, असल में सारे का सारा जो खेल है ये माइंड कंट्रोल का है। हम बार-बार जब नैरेटिव भी बोलते हैं ना, तो समस्या ये है कि सारा माइंड कंट्रोल का खेल है। और हमारे समाज को क्योंकि पिछले लगभग 70 वर्ष से, मतलब जब से चचा नेहरू ने संभाली है बागडोर, यहाँ पर जानबूझ के समाज को इतना डम्ब बना दिया गया है कि हर कोई अपनी-अपनी ओपिनियन तो हर चीज़ पे रखता है, लेकिन फैक्ट्स उन्हें पता नहीं होते हैं। तो जब उन्हें फैक्ट्स नहीं पता होंगे तो उनको कोई भी किधर भी घुमा के उल्लू बना सकता है। और जो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझने वाला मूर्ख होता है, उसे समझाना सबसे कठिन हो जाता है। शिवम कृष्ण, लाइव ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स व्हिच आर एंटी हिंदू। जी हाँ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स के साथ करना पड़ेगा। उसमें समस्या क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शिवम जी बहुत हद तक एंटी हिंदू है। उन्होंने बड़े स्मार्टली उसको डिज़ाइन किया इस तरह से। और अब होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कौन होगा? कोई वकील होगा। हम उसे वकील को बुलाएँगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार कल को उन्होंने कोर्ट में जाके बात भी करनी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई जज के कान में फूँक मार दे कि ये तो ऐसे-ऐसे बातें करता है, तो उनका धंधा चौपट हो जाए। तो ये एक फैक्टर है जो मैं फ़ील करता हूँ कई बार कि ये समस्या आती है, लेकिन एनीवे ऐसा हम ढूँढने का प्रयास अवश्य करेंगे, या नहीं मिलेगा तो हम बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के भी इस पे बात कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुओं के लिए माइनफ़ील्ड्स बिछा रखी हैं। राजेंद्र प्रजापति जी, नीरज जी, मेरा मानना है कि ये मूवी हिंदुओं के लिए सेक्युलरिज्म का एंटीडोट है और इसे हर हिंदू को लगवाना चाहिए। ठीक बात है जी, सही पकड़े हैं आप। क्योंकि ये जो वो जो अभी बात कर रहे थे ना कि उनको भीमटो-मीमटो को फँसा लेते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि उन्होंने नैरेटिव ऐसा बना रखा है कि माइंड पर कंट्रोल कर लिया है। वो किताबें जो हैं, आप देखिए, मूवी तो चलिए आ भी गई, लेकिन जो टेक्स्ट बुक्स बच्चे पढ़ते आ रहे हैं छठी क्लास से लेके, उन सभी में, और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि छोटे बच्चों को दूसरी तीसरी क्लास से वो ईवीएस के नाम पर ऐसा जहर पिला रहे हैं कि गांधी, नेहरू का, अकबर का, मुगलों का महिमा मंडन करते हैं, और जो हमारे वास्तविक हीरो होने चाहिए थे वो उनका नामो निशान नहीं आता है। तो ये, जब तक हम ये माइंड स्पेस को कंट्रोल नहीं करते, जब तक उसमें झूठ की बजाय सच नहीं डालते, तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम बनी रहेगी। और ये जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा आपने बोला ना, वो तभी जाएगा जब मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे फिल्में और एजुकेशन सिस्टम, ये दोनों चेंज करने बहुत आवश्यक है हमारे लिए। पोपट महामैड 15 मिनट मांगने वालों के नाजायज बापों को 800 ईयर्स मिले थे। जी हाँ, ठीक बात है। ये असल में होता ये है जी कि राक्षसी प्रवृत्ति है, और वो उन्होंने इंजेक्ट करके अब अगली पीढ़ियां तैयार कर दी हैं। तो देखने में जितनी मर्जी वो दिखाएं कि 15 मिनट दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज डर के मारे कन्वर्ट हुए थे। तो जो डरते रहे, जिनके डीएनए में, जिनके खून में डर बैठा है, वो आपको डराने की कोशिश करते हैं। इसे गीदड़ भभकी बोला जाता है आम भाषा में। और जब सच्चाई सामने आती है तो इनकी भाषा बदल जाती है। मैंने बहुत देखे हैं जो बहुत बार थ्रेट आए हैं, लेकिन जब पकड़ में आते हैं उसके बाद इनके सुर बदलते हैं। अभिनव त्रिपाठी जी, सजेस्ट बुक फॉर स्टडिंग इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर। इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर पे कोई स्पेसिफिक बुक तो मेरी जानकारी में नहीं है जी।
आशीष दुबे सर नमस्कार। हम चंगेज से लेकर कैराना तक पीटते रहे, ये कब और कैसे रुकेगा? पीटते रहे? पहली बात तो चंगेज कभी यहाँ नहीं आया जी, हिंदुस्तान में आए नहीं कभी चंगेज खान तो। और कैराना तक पीटते रहे कि पिटते रहे, आप मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। सौरभ, इफ संस्कृत इज इंक्लूडेड इन एजुकेशन सिस्टम ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। हाँ, अगर संस्कृत के साथ साथ संस्कृत का जो वांग्मय है वो भी आएगा तब। नैरेटिव एंड काउंटर नैरेटिव्स, नीरज 3 द प्रॉफिट फाइल्स कब बनेगी? हाँ, ये सबसे मस्त होगा। एक बार वो बना दो तो ये जो ऑल रिलीजन्स आर सेम है, इस तरह की जितनी नॉनसेंस है वो सब बंटाधार हो जाएगा उसका। उनके बारे में तो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि जो मदरसों में पढ़ाया जाता है ना, वो एकदम सच्चा सच्चा स्पष्ट हर स्कूल में हर कॉलेज में पढ़ा दो कि कुरान में ये लिखा है और ये हमारे हुजूर साहब का जो वास्तविक चरित्र है वो ये होता था। फिर देखो कैसे दुकानों के शटर गिरते हैं इनके, एकदम मस्त मजा आ जाएगा। परमानंद सर, मोहम्मद के खतना के ऊपर के विज्ञान के बारे में बताइए कृपया। परम आनंद जी, इसमें सबसे पहली और परम आपके लिए परम आनंद की बात यह है कि मोहम्मद का खतना हुआ था, इसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। कोई हिस्टोरिकल एविडेंस इसका नहीं मिलता कि उसका खतना हुआ था, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा हो चुका था जिस समय उसने ये सब शुरू किया, 40 वर्ष का हो चुका था। तो क्योंकि यहूदियों के पैटर्न पे बनाया था, इसलिए अब जो पिछलग्गू होते हैं वो तो करते ही हैं, तो इसलिए लोग करते हैं उसको। फॉल्सहुड, ये क्या बात है भाई, नाम कैसा मस्त रखा है। रिस्पेक्ट टू सुशील पंडित जी, द मैन इज सो ऑनेस्ट एंड ह्यूमन, आई लव लिसनिंग टू हिम एंड समटाइम्स वाटर कम्स टू माय आईज। वाटर नहीं, वो टीयर्स होते हैं श्रीमान, टीयर्स आते हैं। ऋतु प्रिया सर, जब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को इस्लाम के बारे में बताया तो उसने मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ दी, बोला तुम इस्लामोफोबिक हो। सर क्या करें? ऋतु जी, ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप तो केवल फ्रेंड की बात कर रहे हैं। मुझे किस किस ने छोड़ा है आपको अगर उसका अंदाजा हो जाए ना तो आपको ये कुछ लगेगा ही नहीं। तो इसलिए ये सब चीजें तो होती रहेंगी। मिफ्ताही चैनल, नीरज अत्री जी, आपको बड़े अदब के साथ कहता हूं कि आप मुफ्ती यसीर साहब से डिबेट करके दिखाएं। अरे बाप रे बाप, श्रीमान जी ऐसा है कि उसे मैंने उस पे एक स्ट्रीम भी किया हुआ है, मैंने सारी एकदम स्पष्ट कंडीशंस बता रखी हैं कि जो डिबेट होगा वो किन पैरामीटर्स में होगा, पूरा स्पष्ट किया हुआ है। तो उनकी मक्कारी चलेगी नहीं, इसलिए वो चटपटे टाइटल दे के वीडियो तो बना लेते हैं कि नीरज अत्री एक्सपोज, कुछ इस तरह के बनाते हैं, लेकिन आप वास्तविकता देखेंगे तो उसके पास कोई ऐसा क्लेम खोखले ही कर रहा है वो जो भी कर रहा है। और उसमें क्षमा कीजिए, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें। अल्लाह का अजाब, देखिए। ओके, एक मिनट, हम एक काम करते हैं जी कि मैं यहाँ पर पोजीशन चेंज करता हूँ, एक सेकंड दीजिए हमें। जी चलिए जी, आगे बढ़ता है। अच्छा हाँ, वो आप मुफ्ती यसीर अहमद की बात, मुफ्ती यसीर वजीदी की बात कर रहे थे ना, तो हम तो सिर्फ ये डिबेट, मैंने बोला था कि पैरामीटर्स क्या रहेंगे कि आप बुक डिसाइड कर सकते हैं। मैंने उसे कहा था कि कुरान पे करनी है वो हो सकती है, भगवत गीता पे करनी है वो हो सकती है, लेकिन वो ये जो जाकिर नाइक के स्कूल से पढ़े ना, उनका पैटर्न मैं बता देता हूँ क्या होता है कि एक कमेंट उठाएंगे, देखो जी आपके ये वाले पुराण में ये लिखा है,
आप उसका आंसर देने लगो, फिर दूसरे वाले से उठाएंगे, देखो जी यहाँ पे ये लिखा है। क्योंकि सनातन धर्म इतना बड़ा है कि आप उसमें अगर स्ट्रक्चर्ड डिबेट करना चाहते हैं तो आपको पोर्शन ही उठाना पड़ता है। इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के जैसा नहीं है कि एक लीनियर पैटर्न में चलेगा, एक किताब है उससे सारा कुछ समझ आ जाता है। तो उस जैसे जो मक्कार हैं उनकी उनकी दुकान चलती इसलिए है कि कभी इधर का एक टुकड़ा उठा लेंगे, कभी उधर का दूसरा उठा लेंगे। एक एक के अब कोई भी जो थोड़ा सा भी अक्लमंद व्यक्ति होगा वो पहली बार में समझ जाएगा कि एक समय पर आप एक ही किताब पर या एक ही इशू पर डिबेट कर सकते हैं। तो अगर उसमें ये साहस है तो आज भी बता देना, हमने तब भी उसे ओपन दे रखा था कि तू जब चाहेगा हम डिबेट कर लेंगे। अब वो नौटंकी क्या करता है कि कुरान तो माशाअल्लाह इतनी बड़ी किताब है, भगवत गीता छोटी सी किताब है। तो उस गधे को ये बताओ कि किताब तो एक ही है ना, तो उस पर डिबेट कर लो। अगर साहस होगा तो आ जाएगा, नहीं तो अपने आप चिल्लाने वाले तो बहुत होते हैं कि हमने आज हाथी की पूंछ पे थप्पड़ मारा था। वो उस कैटेगरी का आदमी लगता है हमें। ओके जी, एमएसजी, लेट्स नॉट से भगवद गीता इज नॉट हिंदू. It's very much Hindu heritage and knowledge system. Later, other people will put their copyright on it. Let's not detach it from us for ease of others. It's Hindu and for all. हाँ, ठीक बात है। जो सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल हैं, वो सेक्टेरियन है ही नहीं, लेकिन उनका ओरिजिन 100% सनातन धर्म वाला है, हिंदू वाला है। आप उसका ओरिजिन पहचान लें, उसमें कोई बिगटरी नहीं है, कोई डिवाइसिवनेस नहीं है, कोई वो बांटता नहीं है, कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है कि ये मेरा है, मोमिन है, ये काफिर है। सनातन ग्रंथों की जो विशेषता है वो यही है कि वहां पर जो डिवीजन है वो व्यवहार के आधार पर है कि आप व्यवहार कैसा करते हैं। आतताई की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है कि जो किसी को मारता है, किसी की महिलाएं उठाता है, किसी के घर को आग लगाता है, जो किसी को जहर देता है, जो किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, वो आतताई है। वो यूनिवर्सल डेफिनेशन आप कहीं पर भी देखेंगे, लेकिन उसका ओरिजिन सनातन धर्म से है, हिंदुइज्म से है, हिंदू धर्म से है। ये हमें मान के चलना पड़ेगा, ठीक बात है। संग्राम केसरी राय, कश्मीरी हिंदुओं ने हथियार क्यों नहीं उठाए? 5 लाख थे, वैली खाली करा सकते थे। ललितादित्य के टाइम इन्होंने कैस्पियन सी तक फतेह की थी। संग्राम जी, ये उत्तर वैसे तो पंडित जी, सुशील पंडित जी आके दें तो अधिक अच्छा रहेगा, लेकिन आप इसे समझ लीजिए। पहले भी हम कई बार डील कर चुके हैं इसमें कि कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी। ये आटे में नमक की तरह थोड़े से, वो भी बिखरे हुए थे, कोई एक जगह पे इकट्ठे नहीं थे। तो एक गली में अगर 40 घर हैं, उनमें से अगर 2 हिंदुओं के हैं तो बाकी मुस्लिम्स के हैं। और एक तो ये जो मुकाबला था वो बराबरी का नहीं था, बहुत ज्यादा हैविली लोडेड था अगेंस्ट कश्मीरी हिंदूज। दूसरा, जो इनको वेपन्स मिले हुए थे, जो आतंकवादियों को वेपन मिले हुए थे, वो उस गेम को और वन साइडेड बना देते थे। तो ये कहना कि 5 लाख थे, कश्मीर खाली करा सकते थे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। थ्योरी में आप कुछ भी बोलते हैं कि एक चाकू लेके निकल जाओ, 2-4 को मार दो, वो हो सकता है, पर इसमें मैं आपको आंसर देता हूं। जो मेरे बेटे से बात हुई मेरी, वो अभी छोटा है, मैं उसे वायलेंस दिखाना नहीं चाहता था तो मूवी दिखाने नहीं ले गया, क्योंकि 18 अबव को परमिशन है इस मूवी की। तो जब मैं उसे लास्ट सीन थोड़ा सा बता रहा था कि इस तरह से लाइन में लगा के मारा, तो उसने भी सेम क्वेश्चन पूछा। कहता कि जब वो लाइन में लगाए जा रहे थे तो उस समय उन्होंने हमला क्यों नहीं किया, छीनने की कोशिश करते। ये कहने में ठीक लगता है, लेकिन आप सोच के देखिए कि आतंक का मतलब क्या होता है? टेरर। अल्लाह विल कास्ट टेरर इन देयर माइंड्स। टेरर को समझ आइए कि आपके सामने किसी को बड़े ब्रूटली गला काट के या उसकी खाल नोच के मारा गया हो, आरे से काट के मारा गया हो कई दिन रेप करने के बाद। इसे बोलते हैं दहशत, टेरर, आतंक। वो बिठाया जाता है,
और वो बिठाने का उद्देश्य ये होता है कि पीछे वाले डरें। कुरान बोलती है ना कि वो तुम में सख्ती महसूस करें, तो उन्होंने वो करके दिखाया। अब ये जो लाइन में लगे हुए 24 लोग हैं जिनको मारा जा रहा है वहां पर, वो अगर एक उन पे झपट्टा मारेगा भी तो सफल नहीं होगा, इसके चांसेस बहुत हाई है, पकड़ा जाएगा। एक तो है कि सर में गोली लगी और मर गए, दूसरा है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का टॉर्चर सहने के बाद मरे। और उससे भी बड़ा उन्हें लगता है कि अगर मेरा परिवार का कोई इनके हाथ में आ गया, स्पेशली महिला इनके हाथ में आ गई, तो उस बेचारी को मेरी ये इस तरह की बहादुरी भुगतनी पड़ेगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। किरण शर्मा, नीरज जी नमस्कार। नमस्कार किरण जी। वी वॉच्ड कश्मीर फाइल्स हियर इन कैलिफोर्निया। इट वाज अ पैक्ड हाउस एंड एवरीवन वाज वीपिंग इन द मूवी। द मूवी हैज टच्ड द हार्ट्स एंड वोकन अप मिलियंस ऑफ हिंदूज। जी हाँ, ये मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जैसे किसी ने पूछा था कि क्या ये हिंदुओं को जगाएगी, तो किरण जी जो आपको बता रही है वो आपके सामने प्रमाण है कि ये जो ऑडियो विजुअल मीडियम होता है ये बहुत पावरफुल होता है, और जब आप जानते हैं कि सच में हुआ था तो आपको वो छूता है, टच करता है। वही किरण जी बता रहे हैं कि कैलिफोर्निया में बैठे लोगों को टच कर रहा है, हर कोई रो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव कितना दूरगामी होगा, और ये स्थायी हो इसके लिए हमें निरंतर जागते रहने की आवश्यकता पड़ने वाली है। सिम सिंघानिया जी, अल्लाह स्वार्थी अधर्मी है, ओनली मुस्लिम हितैषी है। हिंदू भगवान परमार्थी धार्मिक सर्वहितैषी हैं। अल्लाह स्वार्थी है, हेंस अपूज्य है, डन। जी सिम सिंघानिया जी, एक फिल्म आई थी अधर्म, उसका एक गाना है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो जो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, उसने इस गाने को चरितार्थ करके दिखाया कि पूरे का पूरा शहर उसकी बात नहीं मानता था। शहर छोड़ के गया, अपना पूरा गैंग बनाया इतना बड़ा, फिर वापस उसी शहर पे आया, उस पे कब्जा कर लिया, झुका दिया उसने दुनिया को। ऐसा ही उसने ताइफ शहर के साथ किया। वहां गया था पहले, लोगों ने भगा दिया कि भाग जा, हम तेरी बात नहीं मानते क्योंकि हमें इलॉजिकल लगती है। लेकिन उसे सबसे बड़ा लॉजिक समझ आ गया था कि तलवार की धार है ना, वो सब लॉजिक से ज्यादा बड़ा काम कर सकती है। फिर उसी ताइफ को उसने झुकाया। तो अब अल्लाह जो है, अल्लाह की अगर हम बात करेंगे ना, तो इसके दो कंपोनेंट हैं। इस्लाम से पहले का अल्लाह आम देवी देवताओं जैसा था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उस अल्लाह को अप्रोप्रिएट किया और उसको एक्सक्लूसिव बना दिया। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की समस्या क्या थी? वो यहूदियों के पैटर्न पे अपने आप को पैगंबर कहलाना चाहता था। यहूदियों ने कहा यार ये फ्रॉड करता है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब उसे यहूदियों से कट ऑफ होना था। तो उसने यहूदियों वाला गॉड छोड़ के नया गॉड जो पहले से ही चल रहा था, जिसको उसके चेले ज्यादा पसंद करने वाले थे, उसने उसको वहां पर फिट कर दिया और ऐसा अल्लाह बना दिया जो पहले स्वार्थी नहीं था, पहले वो सेक्टेरियन नहीं था, पहले वो डिवाइसिव नहीं था, और उसके नाम पर ऐसा मजहब तैयार कर लिया। और हैरानी की बात है कि लोग उसके पीछे चल भी पड़े और आज तक चल रहे हैं। तो और आपकी जहां तक बात है कि हिंदू भगवान तो परमार्थिक ही होगा, भगवान तो, क्षमा कीजिए, भगवान तो धार्मिक ही होंगे ना। वो भगवान नहीं है, वो तो एक उसकी अपनी ट्विस्ट की हुई इमेजिनेशन है जो अल्लाह नाम का गॉड है। भगवान तो सर्वहितैषी ही हो सकता है ना। पोपट महामैड, गवर्नमेंट मदरसास मॉडर्नाइज कर रही है, हिंदू टैक्स पैसे को रेडिकलाइजेशन में खर्च रही है, जोरदार नाराजगी जताओ। पोपट जी आपने बातें तो ठीक बोली, लास्ट में इमोजी आपने बड़े भयंकर डाल दिए, कुछ वो मैच नहीं कर रहा है।
लेकिन आपकी बात ठीक है और इसका आज ही ताज़ा-ताज़ा एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, मैं 1 मिनट वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, ये एक आईएएस ऑफ़िसर है मध्य प्रदेश का। मैं ये समाचार सभी के साथ ही शेयर कर लेता हूँ क्योंकि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पोपट महामैड साहब आपके साथ तो ये मैच करेगा जो आपने विषय उठाया है। तो देखिए ज़रा, ये समाचार है हमारे पास आज हिंदुस्तान टाइम्स में। द कश्मीर फाइल्स makers should now create film on killings of Muslims in India. IAS officers in ऑफिसर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक मुसलमान आईएएस है, इसका नाम क्या है, नियाज खान। इसका कहना है कि जो मुसलमान है वो कोई कीड़े मकोड़े थोड़ा ना है। ये देखिए क्या कह रहा है, द कश्मीर फाइल्स मूवी has urged the makers of the Kashmir Files movie to also make a film on the killings of large number of Muslims across several states in India and said members of this minority community are not insects but citizens of the country. है कमाल की बात। आईएएस ऑफिसर है, कहने को सेक्युलर समाज के लिए काम करने वाला है, लेकिन आपको पता ही होगा इस तरह के कीड़े क्या करते हैं। और हमारी आज की सरकार क्या कर रही है, हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से स्पेशल कोचिंग दी जा रही है कि मुसलमानों को आईएएस में लेके जाना है। यानी जो ये अभी पोपट महामैड कह रहे थे कि हमारी ही जूती हमारे सिर पे मारने की तैयारी हो रही है। आप कल्पना करके देखें कि इस तरह के नीच सोच वाले अगर आईएएस बन जाएंगे और अगर वो बहुत सारे हो गए देश में, तो कितनी भयंकर स्थिति क्रिएट की जा सकती है। एक गांधी काफी नहीं था इनकी अपीजमेंट करने के लिए कि हम और अपने लिए मौत का सामान हमारे नेता हमारे लिए तैयार करते जा रहे हैं। ये सारे प्रश्न पंडित जी से लेना चाहता था मैं, लेकिन समस्या ये है कि वो आज जुड़ नहीं पा रहे हैं अभी तक। तो मैं प्रयास करता हूं। सिम सिंघानिया जी, कुणाल कारनामा बेसुरा बस्कर तापसी झंडू कहाँ, ये क्या है? अच्छा अच्छा ठीक है, आपने बड़ा कोड वर्ड बना बना के लिखी है सारी चीजें। कहाँ, ये हमें कहना ही नहीं चाहिए। असल में जब हम ये बात बोलते हैं तो उन्हें मजा आता है कि यार देखो ये खिसिया रहे हैं, तो ये कहना बंद कर दीजिए। मैं देखता हूँ कि लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि अब उनके मुंह बंद हो गए हैं, क्या उनके मुंह में दही जम गई है। वो वैसे ही रहेंगे, वो बदलने वाले नहीं है। हमें अपना नैरेटिव बना के माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई करना अपने आप सीखना पड़ेगा, वो ये काम नहीं करने वाले हैं। अभिनव त्रिपाठी, चरण स्पर्श नीरज जी, जी आयुष्मान भव अभिनव जी। धार्मिक पुस्तक का ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स क्या है? वेद ऋषि और गीता प्रेस, बिकॉज आई ऑब्जर्व वेरिएशन वाल्मीकि रामायण वाया नित्यानंद मिश्रा's डिस्क्रिप्शन ऑफ अयोध्या कांड गाइड। देखिए, धार्मिक पुस्तकें अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे पास गीता प्रेस की हैं अधिकतर, और उनसे काफ़ी चीज़ें आपको ठीक मिल जाती हैं। लेकिन जो आप वेरिएशन की बात कर रहे हैं ना, वो अब दुर्भाग्य हमारा ये है कि प्रिंटिंग प्रेस बहुत बाद में आया है, और जो पांडुलिपि हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, उनके अंदर किसी ने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया होगा, तो उसके लिए अगर हम पूरा कोई रिसर्च करेंगे तब हम उस तक पहुंच सकते हैं। और जैसे हमने एक अमी गनात्रा जी के साथ एक लाइव किया था, उन्होंने महाभारत, कई महाभारत पढ़ी, फिर वो एक कंक्लूजन पे पहुंची, उसके आधार पर उन्होंने पुस्तक लिखी। तो या तो हमें वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो ये समस्या हमेशा बनी रहती है, क्योंकि किसी ने एक पांडुलिपि को उठा के उसमें से प्रिंट किया, किसी ने दूसरे में से किया। अगर किसी ने मल्टीपल सोर्सेस लेके रिसर्च किया और वो इसको क्लेम कर रहे हैं, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं।
संग्राम केसरी राय जी, नीरज जी, हिंदुओं के पास और कितना टाइम बाकी है? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जी। अब मैं कोई ज्योतिष विद्या नहीं जानता, लेकिन जो सहज बुद्धि हमें बताती है वो ये है, आज से 15 साल अगर आप पहले मुझे पूछते, तो मैं बोलता मैक्सिमम 20 से 25 वर्ष कि 2047 या 2050 तक हिंदुओं का खेल ओवर होने की संभावना थी। लेकिन सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने हमें अपना पक्ष रखने की एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक अवसर प्रदान किया है, और इसे अगर हमने गंवा दिया, फिर टाइम नहीं है हमारे पास, फिर अभी भी विंडो हो सकता है 10 साल पीछे पुश हो गई हो, लेकिन फिर यही होगा। लेकिन अगर इसका आपने सदुपयोग कर लिया, हर किसी ने इसे अपना दायित्व माना और अपना काम किया, तो फिर आपका ये प्रश्न उल्टा हो जाएगा कि जो मलेच्छ हैं, जो जिहादवाद के दुकानदार हैं, जो जिहादी मानसिकता के दुकानदार हैं, उनके पास कितना समय बचा है। क्योंकि आप यकीन मानिए, उनकी दुकान का शटर डाउन होने में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। आज तक वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सच्चाई कोई जानने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं था उन्हें। तो उनकी झूठ की दुकान चल रही थी, फल फूल रही थी। अब उनकी दुकान बंद होने की कगार पर आ गई है। अगर इसी गति से चलता रहा, तो मेरा मानना है कि मैक्सिमम 10 वर्ष में ये मुल्ला मौलवियों की दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर इतना कुछ है, वो झेल नहीं पाएंगे, सच्चाई को नहीं झेल पाएंगे वो। तो उनकी दुकान का शटर डाउन हो जाएगा। वो आप मैं सब मिलके कर सकते हैं, और वही हमें करने की आवश्यकता है। तो आप ये दोनों तरफ का टाइम देखिए कि हमारे पास कितना है और उनके पास कितना है। उनके पास बहुत कम समय है, और ये आपके पास एक मौका है बचाने का। नीरज आनंद, आई एम योर नेमसेक जी, कांग्रेट्स फॉर योर ब्रेव एंड वेलिएंट होस्ट्स ऑफ प्रोग्रामर्स। जी बहुत धन्यवाद जी, नीरज जी, आभार आपका। सत्येंद्र सिंह, अरे वाह, आपका सत्येंद्र लिखने का ढंग मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। आपने एंड में ए नहीं लगाया और बीच में ई भी नहीं लगाया, बहुत बढ़िया। Why the government is more focusing on attacking Hindu rather than focusing on Hindu issues? Attacking Hindus? सत्येंद्र जी, ये समझ में नहीं आया मुझे, कहाँ अटैक कर रहे हैं वो हिंदुओं पे? थोड़ा स्पष्टता से बताइए। सौरभ सनम, टुडे वॉच्ड कश्मीर फाइल्स फिल्म, होलोकॉस्ट याद आ गया। जी हाँ सौरभ आनंद जी, यही इस फिल्म की विशेषता है, और मुझे लगता है और अभी 10-12 फिल्में इसी विषय पर आनी चाहिए। सिम सिंघानिया, कुरान वाला अल्लाह स्वार्थी, नो सिंगल गली मोहल्ला should be Muslim majority, demographic redistribution with armed Hindus in every गली मोहल्ला must required। ठीक बात है, होना चाहिए ऐसा। आइडियली दैट शुड बी द सिचुएशन। और नहीं, आइडियली तो ये होना चाहिए कि हम ये समझें कि जो बच्चा किसी मुसलमान घर में जन्म ले लेता है, वो उसी दिन से एक विक्टिम बन जाता है। उसे आप वापस किस तरह समाज में ला सकते हैं कि वो नफरत की तरफ ना जाए, उसे वापस ह्यूमनाइज किया जा सके, ये विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये अभी आपकी बात ठीक है कि इस तरह का सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता पड़ती है। अरे वाह, मुझे लगता है पंडित जी जुड़ गए हैं। अरे वाह, प्रणाम पंडित बड़ी जी। मेहनत लग रही है, तब से बैठे हुए हैं। जी जी जी, स्वागत है। क्षमा चाहता हूँ। जी, दर्शक बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा में थे। मैं आपके दर्शकों से करबद्ध क्षमा याचना करता हूँ। जी पंडित जी, मैं सीधा मुद्दे पर ही आ जाता हूँ, क्योंकि हम आपकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। तो जी जी जी, एक तो इससे पहले कि पंखा मैं चला दूं। जी
जी जी पंडित जी, इस फिल्म ने, द कश्मीर फाइल्स ने आपको तो बहुत बिजी कर ही दिया है, लेकिन साथ ही साथ एक पूरी की पूरी लॉबी है जो पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। और उस लॉबी पे मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आज इन सज्जन को याद करना चाहता हूं जिनका जिनकी हत्या की गई थी 19 मार्च को। आज 20 मार्च है। जी बाल किशन गंजू जी, और ये लोगों को कश्मीर फाइल्स में देखने को भी मिला है ये वाला प्रकरण। तो आप जी इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। उससे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो नैरेटिव काम करता है कि हमने अखलाक का नाम सुन लिया, एक ट्रेन की सीट के लिए लड़ाई हुई, किसी ने जानबूझ के बछड़ा मार के लोगों को खिलाया, उस नैरेटिव को बेचा गया, लोगों के माइंड स्पेस में उसको डाला गया। लेकिन ये बाल किशन गंजू, जिनका कोई अपराध नहीं था, उनका केवल ये अपराध था कि वो एक हिंदू थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे। उन्हें AK-47 से भून दिया गया और उनके खून से सने हुए चावल उनकी धर्म पत्नी को खिलाए गए। ये हमारे माइंड स्पेस में नहीं आया, ये माइंड स्पेस में आने नहीं दिया गया। तो इस चित्र को अपनी स्मृति पटल पे अच्छे से बिठा लें जितने दर्शक देख रहे हैं, और हम याद रखें कि इस तरह से अत्याचार किए गए थे समाज में। मैं आपको इसकी जी थोड़ी और जानकारी देना चाहता हूं। जी। बालकृष्ण गंजू एक टेलीकॉम इंजीनियर थे। ये श्रीनगर का जो मेन एक्सचेंज है, टेलीफोन एक्सचेंज, वहां पर कार्यरत थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने संवेदनशील काम में रत थे। और इनको तलाशते हुए जब जिहादी इनके घर पहुंचे तो इन्होंने इनका घर छान मारा, ये हाथ नहीं आए, मिले नहीं। ये निकल गए, जिहादी इनको ढूंढ ढांड के थक कर बाहर निकले तो पड़ोस की एक महिला ने इशारे से इन जिहादियों को वापस बुलाया और कहा कि वो छत पर है। कारण ये था कि कश्मीर में घर एक दूसरे से बहुत सटे हुए होते थे। आप अगर दोनों खिड़कियां खुली हों तो दूसरे घर में झांक कर अंदाजा लगा सकते थे कि क्या हो रहा है। उस महिला ने इसको दौड़ते हुए छत पर जाके देख लिया था। ये जिहादी फिर से घर में घुसे और इस बार सीधा छत पर गए और इन्होंने राइस ड्रम में छुपे बालकृष्ण गंजू को ड्रम के अंदर ही गोलियों से भून दिया। तो ये पड़ोस की एक महिला थी जिसके हाथ में कलाशनिकोव नहीं था, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि हम तो सहमे हुए थे, हम क्या करते। हमारे को भी कलाशनिकोव से उतना ही भय लगता था जितना आपको लगता था, ये दलील दी जाती है ना। तो जिनके जी। हाथ में कलाशनिकोव नहीं थी और जो पड़ोसी थे, पड़ोसी तो रिश्तेदार से भी ज्यादा करीब होता है ना, रिश्तेदार को तो फिर भी आने में समय लगता है, पड़ोसी तो सुबह शाम जीवन भर का साथी होता है। तो ऐसा पड़ोस था हमारा। और आपने सही बात कही कि जब उसकी पत्नी ने बिलखते हुए कहा कि हमें भी मार दो, हमें क्यों जिंदा रखे हुए हो, तो उन्होंने उसे जवाब दिया कि इसको रोने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो उम्र भर इसको रो। फिर उसने पूछा कि इसे तो रोऊंगी, लेकिन इस बच्चे को क्या खिलाऊंगी, जो छोटा गोदी में बच्चा था। तो उन्होंने वो खून सने चावल कहा कि ये खुद भी खाओ और इसको भी खिलाओ करके उसके मुंह में वो चावल ठूंस दिए। ये था वाकया, ये थी बातचीत। ऐसे निर्मम वहशी लोग हैं, बर्बर लोग हैं, क्रूर लोग हैं जिनसे सामना हुआ कश्मीरी हिंदुओं का। और ऐसी ही घटनाएं
आरे पर चीर दिए जाने की, दूध मुहे बच्चों को AK-47 राइफल की उस पर मैगजीन खाली कर दिए जाने की, ये सीधी सीधी हत्या नहीं थी, हत्या को क्रूरता की पराकाष्ठा तक ले जाने वाले कृत्य थे। आंखें नोच लिए जाने की, आरे पर चीर दिए जाने की, निहत्थे बूढ़ों महिलाओं को निशाना बनाने की। इतना बहादुर था जिहाद कश्मीर का, ये बहादुरी थी जिहाद की। निहत्थे लोगों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर उतरती थी इनकी बहादुरी, जिनका कोई कसूर नहीं था सिवाय इसके कि वो काफिर थे, हिंदू थे, इस्लाम कबूलना नहीं चाहते थे, अपने देश से गद्दारी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ये अंतिम दो बातें कर लेते तो ये बच भी जाते, अपने घरों में रह भी जाते, और फिर ईश्वर जाने क्या होता। जी जी पंडित जी, आज एक और जो डेवलपमेंट है आपने देखी होगी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उनका कहना है कि महात्मा गांधी सबसे बड़े सेक्युलरिस्ट थे, सबसे बड़े हिंदू थे, और पाकिस्तान and militants are responsible for what has happened in J&K. It has affected all Hindus, Kashmiri Pandits, Kashmiri Muslims, Dogras. आप सोचिए, ये पाखंड की पराकाष्ठा है, और इस आदमी के लिए हमारा प्रधानमंत्री फूट फूट के रो रहा था राज्यसभा में कि ये रिटायर हो रहा है सांसदी से। गले से शब्द नहीं निकल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री के। मैंने वो स्वयं दृश्य देखा नहीं, मुझे जब किसी ने बताया कि आज प्रधानमंत्री जी के आंसू निकल गए राज्यसभा में, मैंने पूछा क्यों, कौतुक पूछा, तो किसी ने केवल नाम लिया गुलाम नबी आजाद। तो मैंने कहा क्या चल बसे? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, उनका आज अपनी 6 वर्ष की सदस्यता का अंतिम दिन था, उनकी विदाई हो रही थी, इसलिए रो रहे थे। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है इस बात पे रुलाई फूट गई हो कि देखिए हमने भी सत्ता में रह लिए, आप भी सत्ता में रह लिए, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं का हम दोनों अब तक कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वो विषय नहीं था। खैर, ये व्यक्ति कहता है कि मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, तो क्या हुआ? डोगरे भी मारे गए थे, बौद्ध भी मारे गए थे, और ये सब पाकिस्तान ने मारे। यासीन मलिक, मैंने लास्ट जब चेक किया, उसका पासपोर्ट अभी भी भारतीय है, भारत सरकार ने घर जाकर दिया उसको। बिट्टा कराटे भी भारतीय है। सैयद अली शाह गिलानी, जो कहता था कि ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, ये लड़के इनको आतंकवादी मत कहिए, ये स्वतंत्रता सेनानी है, और हिजबुल मुजाहिदीन को कहता था ये हमारा अस्करी बाजू है, यानी ये हमारी खड़ग भुजा है, स्वॉर्ड आर्म है, अस्करी बाजू। ये सब भारतीय थे भाई। मीरवाइज उमर फारूक भारतीय थे, सारा JKLF का काडर भारतीय थे, मकबूल भट्ट भारतीय थे। तो ये किसको बहका रहे हैं, किसको बहला रहे हैं? जो कश्मीर की सड़कों पर हुजूम था लाखों का, जो चिल्लाता था ला गरबिया ला शर्किया इस्लामिया इस्लामिया, या रूस पे लर्जा तारी है अब कश्मीर की बारी है, या जो कहता था कि आजादी का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, जो स्थानीय मस्जिदों से नारे लगाता था कि अपनी बहू बेटियां छोड़ जाओ और कश्मीर से दफा हो जाओ, ये सब लोग कश्मीरी मुसलमान थे। जैसे बुरहान वानी कश्मीरी मुसलमान था, जैसे जाकिर मूसा कश्मीरी मुसलमान था।
तो ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? कोई सूडान, अफगानिस्तान, चेचनिया से आए हुए नहीं थी ये हुजूम, भीड़ की भीड़। तो जब ऐसे लोग इस तरह का पाखंड करते हैं, तो फिर अगर किसी में थोड़ा बहुत भी मन हो ये कहने का कि सारा दोष इन्हें मत दो, उसका भी मन उचट जाता है। ये सच में अगर पश्चाताप हो ना इसकी जगह, जी, पश्चाताप का लेश मात्र हिंट भी हो, तो कई बार शायद किसी का मन कर भी जाए कि देखिए इसे ग्लानि भाव है, ये पछता रहा है। कोई पश्चाताप नहीं है, ये चोरी के बाद की सीनाजोरी है, ये जिहाद की हठ धर्मिता है, और ये शीर्ष स्तर के उन नेताओं की है जिनको राष्ट्रवादी मुसलमान कहते हैं। गुलाम नबी आजाद को इस देश का एक बड़ा वर्ग राष्ट्रवादी मानता है। तो अपने आप में ऑक्सीमोरॉन है कि राष्ट्रवादी मुसलमान। जी, अच्छा, एक और भी हैं सज्जन, आज मैं उनके बारे में पढ़ रहा था। ये हैं समाजवादी पार्टी के एसटी हसन साहब करके हैं। उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों का दर्द हमारे दिल में भी है, कि अपने देश में रिफ्यूजी हो गए हैं, लेकिन इसको इतना हाईलाइट करना हमारी गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने का काम करती है और नफरत को बढ़ावा देती है। ये इससे हिंदू और मुसलमान में नफरत बढ़ेगी, इसलिए कश्मीर फाइल्स को रोकना चाहिए। हसन साहब, कौन सी गंगा जमुनी तहजीब? ये किस तहजीब की बात कर, ये मतलब ये क्या खाके ये सब बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। ये कोई बेशर्मी का कोई चूरण होगा, कहीं मिलता होगा हमें, मैंने कभी नहीं देखा है, पर ये होगा तो जरूर कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, मुझे बेशर्मी तो खैर 24 कैरेट है इनके पास, लेकिन कहीं ये इस बात से भी आश्वस्त हैं कि हम हिंदुओं में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जिसके सर में इतना भूसा है कि मुट्ठी भर निकाल के उसकी आंख में झोंका जा सकता है। ये उस बात से इतने आश्वस्त हैं, इसलिए इतना धड़ल्ले से ये सब कह सकते हैं, कह जाते हैं। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में इनको और इनकी पार्टी को अच्छे खासे वोट मिले हैं। जी, जितने वोट मिले हैं उसके आधे से ज्यादा हिंदुओं ने दिए हैं। अब वो हिंदू वोट देने के बाद ये थोड़ी देखते हैं कि जिनको हमने जिता के भेजा है हसन जैसे, वो हिंदू त्रासदी पर, वो हिंदू संहार पर, हिंदू हनन पर कैसे विचार रखते हैं, क्या करने वाले हैं। जी, तो ये एक, हमारे पास कोई तीसरा मेहमान भी है क्या? नहीं नहीं, गलती से हो गया था, क्षमा चाहता हूँ जी। अच्छा अच्छा, तो ऐसा 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 लगता है कि हमें काम करने की आवश्यकता है, जमीन तैयार करने की आवश्यकता है, और हसन जैसे लोग, उनकी पार्टियां इस तरह जगह पाएं, अनुमोदन पाएं, पुष्टि पाएं, और ये सब बदतमीजी करने लायक रह जाएं, इसकी गुंजाइश कम करनी होगी जी। इनमें संवेदनशीलता स्वयं नहीं आती है तो भरनी पड़ेगी, और उसको भरने के तरीके योगी जी अच्छी तरह जानते हैं।
मुझे लगता है कि ये वो लातों के भूत हैं जो कभी बातों से मानने वाले नहीं है। हाँ 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 हाँ, सही बात है, सही वो हल। सही बात है। हम्म। इनको इनकी पार्टी में एक आजम खान है, हम्म। उनके विषय में यूपी के ही एक मुसलमान ने कहा था कि मैं चश्मदीद था कि मुजफ्फरनगर के बारे में उस समय मंत्री थे आजम खान, जो कहते थे काटो सालों जाटों को। अच्छा। जी हाँ, मैंने वो वीडियो देखा है हम्म। कि इस व्यक्ति ने वहां दंगे कराए। हम्म। वो सत्ता के मद में इस तरह झूम रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके हाथ में पुलिस है, उसके हाथ में न्याय व्यवस्था है, उसके हाथ में सत्ता है। तो उसी के आदेश पर वहां पर आक्रमण हुए, पंचायत से लौट रहे जाटों पर घात लगा करके आक्रमण हुए, हम्म। और उससे पहले इन पर मामला दर्ज करने वाले पुलिस वालों को निलंबित किया गया, आतंकित किया गया, नौकरी का भय दिखाया गया। हम्म। इनके राज्य में दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे अफसरों को घुड़का गया, उन्हें हम्म। बेइज्जत किया गया, क्योंकि वो रेत माफिया पर कार्रवाई करती थी, मस्जिद के लिए जमीन के अवैध कब्जों पर कार्रवाई करती थी। तो ये प्रशासन गुंडई की पराकाष्ठा थी। और हम्म। आज इनकी प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत लौटी क्या है, इनकी सीटें क्या बढ़ गई हैं, हम्म। ये अपने आस्तीन से बाहर हो रहे हैं। जी। पंडित जी, ये जब हम आज देख रहे हैं कि एक फिल्म ने पूरे देश का, बल्कि विदेशों में भी माहौल बदला है, तो इस पे फिर एक प्रश्न ये आता है कि दो चीजें जुड़ती हैं कि क्या एक फिल्म सफिशिएंट है, और दूसरा ये कि अगर हमें इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना है तो फिल्म अपने आप में एंड ऑफ द मीन्स नहीं हो सकता, वो मीन्स हो सकता है, एंड नहीं हो सकता अपने आप में। तो इस पे मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके विचार। मैंने ईश्वर से मांगा तो था कि हमें कुछ इस तरह का इस तरह की अभिव्यक्ति मिले संचार माध्यमों में कि जो हमारी सीमाएं हैं शब्दों की, अभिव्यक्ति की, व्यक्त करने की, बिंबों की, लिखने की, समझाने की, उन सीमाओं से निकल करके ये एक बड़ा प्रभाव, एक बड़ा इम्पैक्ट बना पाए, कुछ हम्म। ऐसा हो हमारे हाथ में। उसमें जो मांगा था उससे कई गुना ज्यादा मिला इस फिल्म के माध्यम से। हम्म। और इस बात की पुष्टि हुई कि फिल्म को देखने के बाद बहुत से लोग कह रहे हैं, भाई हमें तो पता नहीं था, हम्म। हमें तो पहली बार दिखाई पड़ रहा है, समझ आ रहा है। यानी दशकों तक काम करने के बाद भी हम जिन तक नहीं पहुंच पाए, या जिन तक पहुंचे भी उन्हें नहीं समझा पाए, हम्म। उन्हें नहीं आश्वस्त कर पाए, मना पाए, वो काम इस फिल्म ने किया है। और इसलिए इस फिल्म की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन केवल और केवल यही काम इस फिल्म से हो सकता है, हम्म। दिखाना, हम्म। समझा पाना, उसको संवेदना के स्तर पर ला पाना। अंततोगत्वा सरकारें फिल्म बनाने, या फिल्म बनने देने, या फिल्म चलने देने, या फिल्म की तारीफ करने के लिए भर तो नहीं होती है ना। हम्म। सरकारें नीतियां बनाने, निर्णय लेने, उनके क्रियान्वयन करके उसका नतीजा, उसका निष्कर्ष, उसका फल, उसका लाभ देश को पहुंचाने के लिए होती है। हम्म। उस दृष्टि से केवल एक कथा प्रसंग बन जाए, हम्म। पता नहीं ये नैरेटिव का ठीक अनुवाद है कि नहीं, वो
फिल्म पर छोड़िए, वो फिल्म के बाद समीक्षकों पर छोड़िए, और हम लोग जो सामाजिक चर्चाएं करते हैं, राजनीतिक चर्चाएं करते हैं, विभिन्न विषयों पर टीकाएं टिप्पणी करते हैं, उन पर छोड़िए। अब इस फिल्म ने जो रेखांकित किया है उस पर निर्णय कब होंगे? यह फिल्म चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि कश्मीर में जेनोसाइड हुआ है। विस्थापन उसके लिए बहुत हल्का शब्द है। विस्थापित तो बाढ़ पीड़ित होते हैं, विस्थापित भूकंप पीड़ित होते हैं, विस्थापित बांध में डूब गई बस्तियों से निकाले गए लोग होते हैं। हम लोग निष्कासित हैं, एक हिंसक जघन्य अभियान के मारे हुए निष्कासित हैं। हम हिंदू हनन के, हिंदू संहार के, एक जातीय संहार के पीड़ित हैं। इस बात की कृपया पुष्टि कीजिए। इस बात पर 32 वर्ष से लीपापोती हो रही है। इसको स्वीकार्यता दीजिए, क्योंकि जब तक इस बात पर लीपापोती होती रहेगी, इस पर किंतु परंतु होता रहेगा और इसको स्वीकार्यता नहीं मिलेगी, तब तक आप इसकी पुनरावृत्ति करते रहेंगे। हमारे मानस में, हमारी वेदना में, हमारी पीड़ा में आप अभिवृद्धि करते रहेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं जेनोसाइड डिनाइड इज कमिटिंग दैट जेनोसाइड ऑल ओवर अगेन। कि उस सर्वाइवर को आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ वो तो पहली बात हुआ ही नहीं, और क्योंकि वो हुआ ही नहीं, उस बात से हम मुकर रहे हैं, इसका मतलब जो हुआ ठीक ही हुआ होगा। उस बात को मान्यता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सामान्य सी बात है। इस पर रोना धोना बंद कीजिए, चिल्लाना बंद कीजिए, अपने हालात से समझौता कीजिए। एग्जैक्टली। तो जब आप एक पीड़ित को, एक जघन्य अपराध के पीड़ित को ये कहते हैं, तो आप सोचिए उसको भीतर से आप किस तरह द्वारा मारते हैं। तो सरकारें हम पर नौकरियों की भीख फेंकना बंद करे, ये सोच करके ये पर्याप्त है। नौकरियां चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे समाज में, समुदाय में नौकरियों की आवश्यकता नहीं है, मदद की, सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह जातीय संहार का मुआवजा नहीं हो सकती। न्याय चाहिए, पहले अनुमोदन और पुष्टि चाहिए, उसके बाद न्याय चाहिए, और ये दोनों व्यवस्था देती है। क्योंकि दुर्भाग्य से अगर व्यवस्था ने नहीं दिया और हमने स्वयं लेना या करना शुरू कर दिया, तो यही व्यवस्था फिर बौखलाएगी और हम ही को दोषी ठहराएगी। ये व्यवस्था हमें ही बार बार चेताती है कि अपने हाथ में मत लीजिए, धैर्य रखिए, भरोसा कीजिए। लेकिन 32 वर्ष हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश भी हमें सुनने को तैयार नहीं हुए। एक नहीं, दो दो बार हमारी याचिकाओं को फेंक दिया गया। और कितना धैर्य आप चाहते हैं हम रखें? धैर्य तब भी रखा जाता है जब आप कुछ होता हुआ देखते हैं सही दिशा में। हमें तो वो भी नहीं दिख रहा। अगर मुकदमे चल रहे होते, पेशियां हो रही होती, साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे होते, और एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव हम चाहे कितना ही धीमे बढ़ रहे होते, तो धैर्य रखने का एक प्रश्न उठता है, गुंजाइश बनती है। यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि उससे साफ साफ मुकरा जा रहा है, उसका दोषारोपण किसी और पर किया जा रहा है कि जगमोहन ने निकाल दिया, ये कोई पाकिस्तानी थे, कोई बाहर से आए थे, हमने नहीं किया। मतलब इतनी बड़ी बड़ी खोपड़ियां अब ये कह रही हैं।
है ना। गुलाम नबी आजाद छोटी मोटी खोपड़ी नहीं है। जी। जब जी। इनके मुंह से हम्म। संवेदना और सांत्वना की जगह झूठ, मक्कारी और पाखंड सुनने को मिलता है, तो आप किस बात का धैर्य रखेंगे। हम्म। और और अभी। रोज हम देखने को अभिशप्त हैं कि यासीन मलिक जिंदा है, हम्म। बिट्टा कराटे जिंदा है। हम्म। किस बात का धैर्य रखें जब हम पाते हैं कि सैयद अली शाह गीलानी कोई 93-94 साल की उम्र में आराम से अपने बिस्तर पर सोता हुआ मर गया, हम्म। जिसको फांसी पर लटकना चाहिए था, हम्म। उस पर एक खरोंच नहीं आई, जिसकी संपत्तियां कुर्क हो जानी चाहिए थी, वो एक धन्ना सेठ पूंजीपति भूमि मालिक बन करके मरा, अपने बेटों और पोतों को सरकारी नौकरियों में लगाकर मरा। तो हम्म। हम किस बात का धैर्य रखें, क्या उम्मीद रखें इस व्यवस्था से। तो व्यवस्था ने जो काम करना है वो कर नहीं रही है। जी पंडित जी, इसमें एक और जो फैक्टर आता है, एक तो आपने जो बताया ही, दूसरा ये कि जब न्याय नहीं मिलता तो जो अत्याचारी है उसके हौसले तो बढ़ते ही हैं। प्लस आज आपने शायद देखा ही होगा, मैं शेयर करना चाहता हूँ दर्शकों के साथ, अभी मैंने किया भी, कि मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर हैं एक, उनका बयान आया है, उनका कहना है कि इनका नाम है नियाज खान, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। तो उनका कहना है कि ऐसी फिल्में जो मुसलमानों की हत्या हुई है देश भर में, उन पर भी तो बननी चाहिए, वो भी इसी देश के नागरिक हैं, कोई कीड़े मकोड़े तो है नहीं। तो हम्म। इसे मैं इस चीज के साथ जोड़ रहा हूं कि आज एक दूसरी जो न्यूज आई है कि जो सरकार स्कॉलरशिप दे रही है उसके चलते हुए 50 मुसलमान बच्चों ने आईएएस क्रैक किया है। तो आप बताइए कि कौन सी दिशा है जिसमें हम जा रहे हैं। और जो आप बात कर रहे थे, मैं उसी को एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं कि हम ये क्या कर रहे हैं कि अपने पैसों से हम उन लोगों को बिठाना चाहते हैं जिनके पास एक किताब है जो कहती है कि ये वाजिबुल कत्ल हैं, इनको मार सकते हो, इनकी बहू बेटियों को ले जा सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए हराम नहीं है, माले गनीम है। माले गनीमत है। जी। तो ये ज्यादा बड़े इशू खड़े कर देता है कि हम मतलब किस रास्ते पे जा रहे हैं, और कुछ सीखना तो छोड़ दीजिए, ये तो हम बल्कि उल्टी दिशा में अपने विनाश की ओर और गति से बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपको अपने दर्शकों को ये बताना चाहिए कि यह सुविधा और ये आसानी इसलिए पैदा हुई है क्योंकि दो बड़े निर्णय लिए हैं हमारी देशभक्त सरकार ने। एक निर्णय ये लिया है कि जो संघीय लोक सेवा आयोग है, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, उसने अपनी परीक्षाओं में उर्दू को एक माध्यम बना दिया है। अब आप हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उर्दू में भी परीक्षाएं लिख सकते हैं, अपनी परीक्षा कॉपियां। हम्म। और दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि इस्लामिक स्टडीज जैसा एक विषय भी चुन करके उसमें परीक्षाएं दे सकते हैं। हम्म। अब आप स्वयं से पूछिए कि ये उर्दू की कॉपियां कौन लिखेगा और कौन जांचेगा। हम्म। ठीक बात है। इस्लामिक स्टडीज जैसे विषय पर हम्म। कौन से मौलवी प्रश्न सेट करेंगे और फिर हम्म। उनके उत्तर जांचेंगे। हम्म। तो आप लाख रोल नंबर के जरिए व्यक्तिगत पहचान छुपाइए, हम्म। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी जितनी संख्या आपने बताई है, उनके जरा विषय और उनकी जरा मीडियम, हम्म। भाषा, हम्म। माध्यम तय करें तो आप उठाएं तो आप पाएंगे कि उन्होंने इन दो निर्णयों का भरपूर लाभ उठाया है। हम्म। कश्मीर से जो टॉपर आए थे, उन्होंने भी भरपूर लाभ उठाया था। तो ये तो दिल जीतने की तरफ बढ़े हुए कदम है। हम्म। हमारी सरकार ने जो स्कॉलरशिप्स दी हैं,
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कहते हैं कि 5 करोड़ स्कॉलरशिप्स दी गई हैं, हम्म। और अल्पसंख्यकों के नाम पर ये स्कॉलरशिप्स 80% मुसलमानों को दी गई हैं। हम्म। अस्सी तो 80 में प्रतिशत तो मतलब 4 करोड़ हो गए, 4 करोड़ को दे दिए। जी हाँ, हम्म। और 7.5% ईसाइयों को दी हैं, हम्म। और 4.25% से कम हिंदुओं को मिली हैं। किसी कैटेगरी में वो शायद अल्पसंख्यक आते हों, हम्म। लेकिन ये त्रासदी है। हम्म। यही नहीं, ऐसे विशेष वित्तीय आयोग हैं, संस्थान हैं, जो अल्पसंख्यकों को जीविका का संबल देने के नाम पर ब्याज मुक्त ऋण देते हैं। हम्म। अब आप जानते हैं कि व्यापार में, भारत में जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे पूंजी है, श्रम है, वस्तु है, बाजार है, या विज्ञापन है, इसमें सबसे महंगा और सबसे कम उपलब्ध जो एक उसका अव्यय है, वो पूंजी है। अगर हम्म। आप सरकारी बैंक से या सरकारी संस्थानों के बाहर से लें, क्योंकि सरकार से मिलने में बड़ी अड़चनें आती हैं, तो कई हम्म। बार 25, 30, 35, 40% तक आपको देना पड़ता है ब्याज हम्म। ऋण उठाने के लिए। और वही आपको ब्याज मुक्त मिल जाए ऋण सरकारी संस्थानों द्वारा, तो व्यापार में जो स्पर्धा है उसमें कितना बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा हिंदू हम्म। व्यापारियों के हम्म। कंपटीशन में, उनके साथ स्पर्धा में। तो हिंदू व्यापारियों को स्पर्धा में पिछड़ना, हिंदू छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति न देना, और तीसरा ये बड़ा निर्णय सरकार ने किया कि जो स्पर्धा परीक्षाओं के लिए कोचिंग होती है, जैसे आपको आईआईटी या इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन चाहिए तो कोचिंग होती है, मेडिकल सीट चाहिए तो कोचिंग होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, हम्म। आपको लॉ के लिए पढ़ना है, आर्किटेक्चर के लिए पढ़ना है, यूपीएससी में सरकारी अफसर बनने के लिए पढ़ना है, तो कोचिंग होती है सिविल सर्विसेज की। उस कोचिंग का 100% खर्च सरकार उठाएगी अगर आप मुसलमान हैं। हम्म। लाखों रुपए लगते हैं ऐसी कोचिंग में। लोग कहीं जाके कोटा में पड़े रहते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में महीनों सालों पढ़ते हैं। मैंने तो पढ़ाया हुआ है इनमें। जी, तो अगर सरकार ऐसे लोगों का पूरा खर्च उठाएगी, ये कितना बड़ा एडवांटेज है। हम्म। लेकिन हिंदुओं को ये सरकार क्या कह रही है? हिंदुओं को ये सरकार कह रही है कि अगर आपको अपने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति चाहिए जो आपके कर के पैसे से दी जाती है, हम्म। अगर आपको व्यापार में ब्याज मुक्त ऋण चाहिए जो आपके कर के पैसों से दिया जाता है, यदि आपको अपना भविष्य बनाने के लिए स्पर्धा परीक्षाओं में मुफ्त कोचिंग चाहिए, तो आप मुसलमान बनिए, हम्म। आप अपना धर्मांतरण कीजिए। ये सरकार कह रही है मुझे। हम्म। मुझे इसका और कोई अर्थ नहीं समझ में आता। यही करते हैं ना जितने भी एनजीओज या ऐसे संस्थान जो मेरा धर्मांतरण करते हैं, मुझे कहते हैं चलिए हम आपको अपने मिशनरी स्कूल में पढ़ा देंगे, आपका मुफ्त इलाज करा देंगे, हम्म। आपका कुछ बंदोबस्त कर देंगे जीविका का। यही कहते हैं ना। इसके लिए हम्म। विदेशी डॉलर आते थे देश में, हम्म। पेट्रो डॉलर आते थे, चर्च डॉलर आते थे, जी। वो बंद हो गए। हम्म। उनके आने से हिंदुओं का धर्मांतरण तो जरूर होता था, लेकिन भारत की विदेशी मुद्रा कोष में कुछ तो वृद्धि होती थी, हम्म। वो तो हो गया बंद। अब हम्म। भारत सरकार भारतीय नागरिकों, हिंदू देशभक्त करदाताओं के पैसों से उन्हीं का धर्मांतरण करने पर तुली हुई है। ये हम्म। काम भारत ने अपने हाथ में ले लिया है, भारत सरकार ने।
जी, मैं गलत बोल गया था जी, 52 है, 50 नहीं 52 बच्चे हैं जामिया के। मुबारक हो, बधाई हो, जी, बधाई हो। 2 और आईएएस ऑफिसर मिलेंगे हमें, शांति दूत। और ये आईपीएस भी होंगे, ये केवल आईएएस ही नहीं होंगे, हाँ, ये बहुत संवेदनशील पदों पर होंगे। हुँ, और आपने इनके हाथों में बहुत ही, क्या कहा जाए, अ, बहुत शक्तिशाली उपकरण दे दिए इन नौकरियों पर, इन पदों पर बैठाकर। हुँ, लेकिन इनके मस्तिष्क में जो धारणाएं हैं, जो दृष्टिकोण हैं, उनका आपने कुछ किया नहीं। हुँ, वो काम आपने मदरसे के मौलवी के लिए छोड़ रखा है, जिसको सरकार मेरे कर के पैसे से तनख्वाह भी देती है, और जहां सरकार मेरे कर के पैसे से कंप्यूटर और फर्नीचर भी लगाती है, पंखे भी हुँ, लगाती है, बिजली भी लगाती है, क्योंकि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देने का वादा है। हुँ, दिमाग में क्या भरना है, ये काम जी, मौलवी करेगा। और वो जिहाद भरेगा ही भरेगा, क्योंकि उसकी और दुकान उसी फिर से चल रही है। हम ये अचंभा करेंगे कि ये जिहादी आ कहां से रहे हैं। हुँ, हमने तो देखिए कितनी सद्भावना दिखाई, हमने तो सबका विश्वास हुँ, के नाम पर खजाने खोल दिए। हमने तो चार चार नई इस्लामिक यूनिवर्सिटीज भी बना दी, हुँ, जबकि दो संभल नहीं रही थी हमसे, एएमयू हुँ, और जामिया। हुँ, वहां से जिन्ना की तस्वीर तो हम हटा नहीं पाए थे, हम चार चार और खोल के दे रहे हैं। मतलब साफ सा सवाल है, क्या एक आम मुसलमान बच्चा या बच्ची हमारे जो नियमित विश्वविद्यालय हैं उनमें पढ़ नहीं सकते? हुँ, उन्हें क्या वो काटने को दौड़ेंगे? आप अलगाव खुद पैदा कर रहे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था करके, उनके लिए अलग अपवाद सिद्ध करके, अलग रियायतें दे देकर, हुँ, और फिर आप दांतों तले उंगली दबा के कहते हैं कि अरे ये जिहाद कहां से आ रहा है, ये आक्रामकता कहां से आ रही है, ये हुँ। इतना जहर, इतनी घृणा कहां से आ रही है। जो किताब है, जो ये सब कुछ, ये जो घृणा फैलाने वाली है, वो किसी को सुनाई भी नहीं देती, दिखाई भी नहीं देती। आरिफ मोहम्मद खान कह चुके हैं, अपने मुंह से बार बार कह चुके हैं। हुँ, आरिफा खानम के साथ इंटरव्यू उनका देख लीजिए। हुँ। देखा है वो मैंने, याद झुक आ गया। करके पीछे से किताब उठा के कहते हैं कि ये पढ़ाया जा रहा है देवबंद में, हुँ, जाकर के पूछिए ऐसा वाजिब है क्या। हुँ, उन्हें चिंता है, हमारी देशभक्त सरकार को चिंता नहीं है। हुँ, तो जब ये पढ़ाया जाएगा और ये पढ़ाया जाने दिया जाएगा, देखिए मैक्रोन को जिस चीज के लिए हमारे हमारे मजबूत प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी थी और कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, हुँ, वो आज से 1.25 साल पहले दिसंबर के महीने में लाए गए 3 कानून थे, जिनमें से एक ये था कि फ्रांस में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा जो वहां की व्यवस्था द्वारा देखभाल कर अनुमोदित नहीं किया गया है, जांच हुँ, करके उसकी अनुमति नहीं दी गई है, ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा। दूसरा, ऐसे संस्थान पढ़ाने वाले नहीं चलेंगे जिनको अनुमति नहीं मिली है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे मदरसे होते हैं, हुँ, मकतब होते हैं। और इससे आगे भी वो गए, उन्होंने कहा घर आकर भी कोई ये चीज नहीं पढ़ा पाएगा निजी रूप से किसी को, हुँ, जो सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है। हुँ,
इतनी कड़ाई की क्योंकि उन्होंने पाया कि इसका जो मूल स्रोत है, इस विष का, इस घृणा का, इस आतंकित कर देने वाली मानसिकता का, इस आक्रामकता का जो मूल स्रोत है, बीज है, वो कहां है। ऐसे निर्णयों पर हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है और कहा है कि भारत आपके साथ खड़ा है, लेकिन भारत स्वयं कहां खड़ा है, ये उन्हें कौन याद दिलाएगा? जी, कौन याद दिलाएगा? जी पंडित जी। पंडित जी, एक आजकल जो विषय और उठा है इसी फिल्म के बाद, उसमें एक सेक्शन का कहना है कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ उसे एक जेनोसाइड डिक्लेयर किया जाए। दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टू प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द एट्रोसिटीज विच हैव बीन सफर्ड बाय द एंटायर कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी। दूसरी ओर जो उसको अपोज करने वाले हैं उनका कहना है कि आप बातों को एग्जेजरेट कर रहे हैं, सिर्फ 200, 250, 300 इतने ही तो मरे थे, या शायद 1000 मरे होंगे, विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ जेनोसाइड। जी। देखिए, हाँ, उनके अनुमान से लगता है कम ही मरे, क्योंकि ये हम जितने बच भी गए, ये क्यों बचने थे? हम बच गए इसीलिए आज आपकी किरकिरी बने हुए हैं और उन्हें बार बार बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो हमारा बच जाना उनको खल रहा है। लेकिन अगर वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जेनोसाइड कन्वेंशन देख लें तो इसमें कहीं बहस की गुंजाइश नहीं होती है। उसमें साफ साफ परिभाषित किया गया है कि जेनोसाइड क्या होता है, और उन कंडीशंस को, उन परिभाषाओं को हम कम से कम 4 में से या 5 में से 3 को तो पूरा करते ही हैं। हालांकि हमें केवल एक को ही पूरा करना है, उन 5 में से किसी भी एक को। और ये विषय केवल लाशें गिनने से ही नहीं होता है, हालांकि वो भी गिना जाता है। ये भी देखा जाता है कि आपने उनको कैसे अपने भूमि से, अपने परिवेश से, अपने जीवन से, अपनी जीवन शैली से, अपनी अस्मिता से उखाड़ फेंका। आपने उनके भविष्य का क्या किया, और जो उनकी हत्याएं हुई वो किन कारणों से हुई, वो क्यों की गई। ऐसे सारे संदर्भ अगर आप देखें, मतलब वो सिंपल है, उसमें कोई गूढ़, मतलब जैसे कानून बड़े पेचीदा होते हैं अपनी भाषाओं में, वो कोई पेचीदा भाषा नहीं है, वो बहुत सादी सरल भाषा है। और उसके बावजूद ये जो डिनायल है, ये जो मुकर जाना है, आप तो पंजाबी हैं, पंजाबी में एक कहावत है, मरे और मुकरे का कोई इलाज नहीं। जी। तो जो मुकर जाए उसका क्या इलाज करें, ये मुकरे हुए लोग। जी, जी पंडित जी। आज वैसे हम लेट हो गए हैं, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने कहा था कि आज से आप एक शुरू करें, वो 10 टिकटें स्पॉन्सर करें कश्मीर फाइल्स की, कि जो सबसे अच्छा प्रश्न पूछेगा उसे टिकट्स इनाम में दी जा सकती है। तो अगर कहें तो मैं 2-4 प्रश्न ले लेता हूँ, आपके पास समय है तो। हाँ, 5-7 मिनट में, क्योंकि मुझे निकलना है, मैं कहीं और बैठा हूँ इस वक्त। ओह, ठीक है जी। मैं घर पर नहीं हूँ जी। जी, क्षमा चाहता किसी के घर पर हूँ। हाँ जी। जी, अंजू भाई, I've started to believe that social media is 10th अवतार। नहीं, सच में ये लोगों के बहुत दिलों से भाप निकलती है, बोझ उठता है, कम से कम कोई तो कह रहा है, सुन रहा है। हाँ।
Dr. Garg and Sushil ji, can we see a movement forward towards Kashmiri Hindu genocide bill and ultimately towards a Panun Kashmir with the momentum created by the Kashmir files? I sincerely hope so. मैं आशावान हूं और मुझे लगता है कि लोकतंत्र जैसी की व्यवस्था हमारी है, यह लोकप्रिय दबाव के सामने झुकती है और हम वही एक कथा प्रसंग तैयार कर रहे हैं और इसमें लोगों का मानस बना रहे हैं और प्रयास यही है। अब देखिए व्यवस्था का दिल जीतने का जो ये अभियान है, सनक मैं इसको कहूंगा, ये हमको गड्ढे में ढकेलती है या फॉरवर्ड मूवमेंट जो आपने आशा व्यक्त की है उस ओर ले जाती है, क्योंकि पाखंड अभी भी चल रहा है। पंडित जी, मैं इसको आपको धन्यवाद देता हूं सभी दर्शकों की ओर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। बाकी प्रश्न मैं स्वयं ही लेता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं आपको, मैं आज बहुत देर से जुड़ पाया और अभी मुझे जल्दी है निकलने की। जी जी जी, प्रणाम जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते जी। तो क्योंकि कहीं और बैठे हैं सुशील जी, तो हम उन्हें अधिक परेशान नहीं करेंगे। मैं आपके प्रश्न क्विकली ले लेता हूं। संग्राम जी, Kashmir Shaivism is the highest level possible in intellect. Kashmiri Hindus should lead all Hindus to make the deadliest weapons possible. When tomorrow we fight, we'll take no prisoners. क्या बात है। ठीक बात है जी, क्योंकि ये इसमें तो हमें इजरायलियों से सीख लेना चाहिए कि नो कॉम्प्रोमाइजेस, जीरो टॉलरेंस फॉर नॉनसेंस। जिस दिन वो हम सीख जाएंगे ना, तो लातों के भूत फिर मानना भी शुरू कर देंगे। सुपर कमांडो जी, सदस्य बनने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। डॉक्टर गर्ग, I watched the movie second time today. My heart burst out with pain and anger, but I feel helpless like most Hindus. How to channelize this Hindu sorrow? Wonderful. डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है और इसका आंसर सुशील जी ने भी दिया और मैं भी समझता हूं कि ये उन्होंने जो नैरेटिव के माध्यम से माइंड स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो करना हमें सीखना होगा। और उसके लिए अगर आप कोई अपना क्रम चला सकते हैं तो वो चलाएं, नहीं तो जो चलाते हैं उनका सहयोग करें ताकि इन चीजों को बढ़ाया जा सके। सिम सिंघानिया, पश्चाताप हैज नो प्लेस इन मुस्लिम हार्ट। काफिर की मौत से अगर लरसता तो है मोमिन का दिल के कौन कहे उसे कि मुसलमान की मौत मरे। अच्छा, अलामा इकबाल एक ही बाल, ये ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ मुस्लिम घरों में जन्म लेने वाले बच्चे ऐसे हैं जो इन चीजों को समझते हैं और इसीलिए वो उसे छोड़कर सनातन धर्म की दिशा में आ रहे हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। आपकी बात ठीक है कि जो हार्ड कोर हो जाते हैं, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, उस डिवाइसिवनेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके लिए 100% एप्लीकेबल है। व्लादिमीर द टर्मिनेटर, ननकाना जी पर हमले को इसी गुलाम नबी ने नॉन इश्यू कहा था। जी व्लादिमीर, ये आस्तीन के सांप हैं जो हमने पाल रखे हैं। गौरव इंग्लिश, सर जी कभी मेरे प्रश्न भी ले लिया कीजिए। अरे वाह, आपने प्रश्न तो पूछा ही कोई नहीं, ये तो ताना मार रहे हैं आप। प्रश्न है तो भेज दीजिए, ले लेंगे जी। इसे बोलते हैं उपालंभ। साकेत कुमार, नीरज जी प्रणाम। प्रणाम जी। सोशल मीडिया का प्रभाव शहर के लोगों पर ज्यादा है। अच्छा, शहर के लोगों पर ज्यादा है, गांव में कम। जैसे मेरे गांव के लोग अभी भी जातियों के आधार पर वोट करते हैं। जी हाँ, ठीक बात है आपकी। और ये जहर उन्होंने बड़े सिस्टमैटिकली डाला है, सारे मीडिया वालों ने मिलकर डाला है इसे, और इसी को निकालने की आवश्यकता है हमारे लिए। व्लादिमीर साहब, अधिकांश हिंदू एम की जहनियत को बिल्कुल नहीं समझते, तो समझाइए ना श्रीमान जी। इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज शेयर कीजिए उनके साथ, उन्हें बोलिए देखो भाई, अब तो
गांव में भी इंटरनेट कनेक्शन तो पहुंच गए, लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, उनसे शेयर कीजिए। गुलाम नबी अल तकैया खेल रहा है, वो बहुत स्मार्ट है, उनको खेलने की आवश्यकता ही नहीं है, सामने वाला वैसे ही गिड़गिड़ाने लग जाएगा तो उन्हें तकैया खेलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। साकेत कुमार जी, पंडित जी प्रणाम, आपको जब भी देखता हूँ शक्तिमान के महागुरु याद आ जाते हैं। जी, आपका ये मैसेज मैं सुशील जी तक पहुंचा दूंगा। सुशील जी, सादर चरण स्पर्श, विच सोर्सेज टू रेफर फॉर डिटेल स्टडी ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर। अभिनव जी, मैं आपको पूछ के बताऊंगा ये। Is there clarity within Kashmiri Hindu community, especially next generation, on genocide and underlying cause for it all? Islam, is there future for Sharda script? डॉक्टर गर्ग, इसमें जो आपका पहला सेंटेंस है, आई एम सॉरी टू से कि ऐसा नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन तो छोड़ दीजिए, जिन्होंने सफर किया था वो भी इससे बहुत हद तक अनभिज्ञ हैं। और इज देयर अ फ्यूचर ऑफ शारदा स्क्रिप्ट, ये मैं जैसा पहले ही बता चुका हूँ, वो हमारे अपने पुरुषार्थ पे निर्भर करेगा कि हम फ्यूचर में क्या करते हैं। अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ते हैं या भाग्य को अपने हाथ में पकड़कर अपने आप काम करते हैं। CS संदीप, सर क्रिएट अ सेशन एक्सप्लेनिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इस्लामिक स्क्रिप्चर्स ऑन कश्मीर इंसिडेंट्स। जी, ये इसी हफ्ते होने वाला है। मोहित साहू, सर शिकारा मूवी के समय दिव्या राजदान जी ने विदु जी को सही सुनाया था, कश्मीर फाइल्स पर उनकी क्या रिएक्शन है, और वो सडनली मीडिया में आई और गायब हो गई, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्या हुआ? दिव्या राजदान, ट्राई करते हैं जी ढूंढने का, और अगर आपका प्रश्न सुशील जी से था तो उनसे मैं ये सारे क्वेश्चंस कन्वे कर दूंगा। चाहत सिंह चौहान जी, सर 7वां जेनोसाइड हो गया, गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया, हमने अब भी शस्त्र क्यों नहीं उठाया? हम कब तक शस्त्र नहीं उठाएंगे? ना उठाया तो ये फिर होगा। चाहत जी, शस्त्र हमारे पास नहीं है। औरंगजेब ने नोटिफिकेशन जारी करके शस्त्र छुड़वाए थे, और कश्मीरियों से उससे पहले एक सूफी था जिसने काली माता का मंदिर तोड़कर हमजानी मस्जिद बना रखी है, शाह हमजानी, उसने कश्मीरियों से वेपन छुड़वाए थे इस्लामिक डॉक्ट्रिन के चलते हुए। औरंगजेब ने छुड़वाए, उसके बाद अंग्रेजों का आर्म्स एक्ट आया, वो आज तक कंटिन्यू है, हिंदुओं को वेपन नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास शस्त्र नहीं है तो उठाएंगे कैसे? क्योंकि आपको जो सिस्टम है वो शस्त्र लेने ही नहीं देता, और इधर उधर से लाएंगे तो आपको आर्म्स एक्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। पंडित मिश्रा जी, प्रणाम सुशील पंडित साहब, आपके धैर्य को कोटि नमन। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी, अपने परिवार की महिलाओं के साथ TKF देखी, वो अब और पॉलिटिकली अवेयर हो रही हैं, और भी बहुत कहना है पर अभी संभव नहीं। जी पंडित जी, ठीक बात है आपकी, और बहुत अच्छा कार्य किया कि महिलाएं अवेयर हो रही हैं, क्योंकि उनका अवेयर होना अधिक आवश्यक है शायद, क्योंकि वो आजकल सॉफ्ट टारगेट बन रही हैं जिहादियों के लिए। इनार, कश्मीर को अधम रक्त रंजित करने का समय आ गया। कश्मीर को अधम रक्त रंजित करने का समय आ गया। करेंगे जी, हमारे जवान वहां तैनात हैं, करेंगे वो, सिर्फ उन्हें एक ऑर्डर चाहिए। वैसे तो करते रहते हैं, लेकिन थोड़े अधिक करने होंगे तो उनको वो कर देंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दोनों गुरुजनों को प्रणाम। प्रणाम जी, मुझे लगता है कि देश बदल रहा है, वह लड़कों और आतंकवादियों में अंतर समझ गया है, हमें कड़े कानून चाहिए, हम आम लोग और क्या कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। जी, पंडित जी तो नहीं है, लेकिन मैं वही निवेदन एक बार पुनः करता हूं कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपना स्किल सेट पहचानिए, और फिर डट जाइए भारत माता और धर्म की रक्षा करने के लिए। जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। छोटा ग्रुप बना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, अवेयरनेस, देखिए सबसे पहला काम है अवेयरनेस लेके आना कि इस्लाम है क्या, जिहाद है क्या, वो समझ जाएंगे तो एक बार प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर लेते हैं, फिर
उस पे काम करना सरल हो जाता है। और यदि आपको लगता है कि आप इस पर काम कर सकते हैं तो वो कीजिए। Dr. Garg, what stops me lords from taking suo moto notice? Someone please hold a special premiere for your honors to drill some courage and empathy into timid hearts. वैसे तो आपने अपना जो पहली लाइन में प्रश्न पूछा था उसका आपने तीसरी लाइन में उत्तर दे दिया। आपको पता है कि वो suo moto नोटिस क्यों नहीं ले रहे हैं। अभी हिजाब पे जजमेंट आया ना, तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनको खुलेआम धमकियां मिल रही हैं और अब उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। Abhinav Tripathi, Sushil ji, without describing my job, I'll say I am working in land of Shardama. I have been seeing peers for many years, but since I got aware of their bloody past, we have saffronized one in our campus, placing Shivling. Wonderful. अभिनव जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। और यही ऐसी ही ये एक एक कदम जब हम चलते हैं तो हम नैरेटिव को तोड़ते हैं और शत्रु को एक कदम पीछे धकेलते हैं। आकाश दुबे, प्रणाम। अगर सरकार कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित कर देती है कश्मीर में, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मुसलमान सही है और गलत? आकाश जी, पंडित जी तो नहीं है, लेकिन मुसलमान सही है गलत ये उसकी विचारधारा पे निर्भर करेगा। जो स्काई गॉड को मानता है, जो स्काई बुक को मानता है, वो एक कैटेगरी में आएगा, और जो अपनी बुद्धि लगाता है वो दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा। संग्राम केसरी राय, सुशील जी, according to Pew Research, 49% Hindus and 19% jihadis voted for BJP in 2019. 51% Hindus didn't vote for BJP. BJP is not smart enough to create a Ramzan Kadyrov, so it does appeasement to let Hindus die slowly, and in the process it itself will become a casualty slowly. So unless and until BJP and its decision makers understand this, they are on the path to doom. But fortunately, there are saner people who are rising up. I see sanity starting to take shape in Tamil Nadu, in Karnataka, in Uttar Pradesh, in Assam, somewhat in Madhya Pradesh. Let us see how it pans out. Hopefully it will be good. And it is not necessary that we have to have a Ramzan Kadyrov or somebody like that. I very firmly believe that we don't need such kind of rubber stamps for ourselves, because our ideology itself is so robust that we don't have to rely on such rubber stamps. But anyway, it can be strategically, yes, it can be employed. It can be a good strategic tool for us, for BJP, sorry. Next, please. नेक्स्ट प्रश्न नहीं आ रहा क्या? ये क्या है? गजेंद्र, is Modi aware of all these facilities and outcomes of it, or this is the game of these two Chishti in ministry, Naqvi and Shah Nawaz? देखिए जी, कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती, और डेफिनेटली मोदी जी को पता होगा, क्योंकि वो इन चीज़ों के बारे में बात भी करते हैं। और बाकी जिन दो लोगों का आप नाम ले रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं वहाँ। और आपको बता दूं कि जिस पोलिंग बूथ पर नकवी जी की वोट है अभी उत्तर प्रदेश में, उस पोलिंग बूथ पर केवल 2 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, केवल 2 लोगों ने। ईश्वर चंद्र जी हैं, कश्मीरी हिंदुओं के हत्यारों को सजा कब मिलेगी? जब कोई फाइल बनेगी, जब एफआईआर लिखा जाएगा, जब कोर्ट आदेश देगा, जब सरकार आदेश देगी, तब
प्रोसेस शुरू होगा। सजा मिलना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो जैसा अभी सुशील जी बता रहे थे कि अभी तो कोई एडमिट करने को भी तैयार नहीं है। राघव झा, आयत ऑफ स्वॉर्ड 95 एक्सप्लेन इट। राघव जी, आप शायद इस चैनल के लिए नए हैं। मेरी एक सीरीज है इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज, उसके 50 लेक्चर्स हैं, छोटे छोटे हैं वो। उनमें शायद लास्ट वाले 4 में से किसी एक में आपको आयत सैफ मिल जाएगी, आप उसे पढ़ सकते हैं, आप उसे सुन सकते हैं। 95 को वर्स ऑफ द स्वॉर्ड या आयत सैफ कहा जाता है, उसमें मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट प्लीज। So does that bring us to the end of our session? जी ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि आज का हम सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। लंबा रहा सुशील। एक मिनट, प्रश्न है हमारे पास। संग्राम केसरी जी, क्या बीजेपी तबलीगी जमात को इंटेलिजेंस एसेट मानती है, तभी मौलाना साहब को इवैक्यूएट करवाया था? इंटरेस्टिंग एक एंगल आपने डाला। यू एडेड अ न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू डायमेंशन टू द पर्सपेक्टिव, आई वुड से। तो अगर ऐसा मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन संभावना कम है इसकी। संग्राम जी, आई रियली फैसिनेटेड। फैसिनेटेड शायद ठीक शब्द नहीं है, लेकिन एनीवे इट्स गुड थ्योरी। ओके जी, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम अब सेशन को समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।